हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं इनसे मतलब कंपटीशन के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम राष्ट्रपति के आर्टिकल पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का वर्णन जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के कौन से भाग में आता है। तो राष्ट्रपति का वर्णन भाग 5 में आता है। भाग 5 में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है? तो संघ की कार्यपालिका को शामिल किया जाता है। अब संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? तो राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिमंडल आते हैं और महान्यायवादी आते हैं। अब ये जो संघ की कार्यपालिका जो आती है वो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक आती है। ठीक है, यानी कि संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक आती है। राष्ट्रपति का वर्णन भाग 5 में आता है। राष्ट्रपति का वर्णन किस कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के कौन से भाग में किया गया है? तो भाग 5 में किया गया है। अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका आती है। इस भाग 5 में संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी इनको शामिल किया गया है। अब आता है कि हम राष्ट्रपति के जितने अनुच्छेद होते हैं उनको पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के जो उपनाम होते हैं वो क्या क्या होते हैं। राष्ट्रपति के भी सबके उपनाम होते हैं, तो राष्ट्रपति के भी उपनाम होते हैं। जैसे कि इन्हें भारत का राजप्रमुख कहा जाता है। राष्ट्रपति को भारत का राजप्रमुख कहा जाता है और भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। राष्ट्रपति को भारत का राष्ट्र प्रमुख कहा जाता है और भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। और ये हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता के प्रतीक होते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं तो वो हमारे देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता के प्रतीक होते हैं। तो हमने देख लिए भारत राष्ट्रपति के उपनाम देख लिए, ये कौन से भाग में आते हैं वो देख लिया, संघ की कार्यपालिका के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो लेकर आई हूँ मैं। तो आप देखो कि पहले अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 जो आता है उसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया था। यानी कि अनुच्छेद 52 में पद के बारे में बताया गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 जो आता है उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अब इसमें एक प्रावधान ये किया गया है कि जो आर्टिकल 53 जो आता है उसमें 2 आर्टिकल ऐड किए गए हैं। 2 आर्टिकल कौन से ऐड किए गए हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 53(1), आर्टिकल 53(2). अब इन आर्टिकलों में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 53 में आर्टिकल 53(1) में ये बताया गया है कि संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं? तो अधीनस्थ अधिकारी प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के परामर्श से जो है वो, उनके सहयोग से जो है वो इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 53(2). आर्टिकल 53(2) में ये बताया गया है कि संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान जो होती है वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है। ये आर्टिकल 53(1), आर्टिकल 53(2), ये दोनों आर्टिकल आपको पता चल गए। अब आता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 ये जो आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 जो आता है, इन दोनों आर्टिकलों को हम दोनों में साथ में लेकर पढ़ेंगे। क्यों? ये इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। क्यों कंफ्यूजन आपका इसलिए क्रिएट करेगा कि ये दोनों आर्टिकल जो है वो चुनाव से रिलेटेड है उनके, यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है। आर्टिकल 54 क्या बोलता है? आर्टिकल 54 ये बोलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में जो है उस प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होंगे। ये आर्टिकल 54 के द्वारा कहा जाता है कि ये राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन शामिल होंगे। तो आप में ये 54 और 55 दोनों कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिए, उसके बाद में ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम 54 में देखेंगे कि चुनाव में कौन कौन आएंगे, इसमें तो कौन आएगा, और इसमें 55 में जो है वो ये आएगा कि कैसे होगी, यानी कि चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी, निर्वाचन में कौन कौन शामिल होंगे। और 55 में बताया गया है कि इस प्रक्रिया में कैसे प्रक्रिया होगी, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होगी। तो पहले हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 54 जो आता है उसमें निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं। इसमें देखते हैं कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा, यानी कि हमने कितने पॉइंट लिखे हैं? 1 2 3। अरे चौथा पॉइंट और लिखेंगे हम, दिल्ली और
पांडुचेरी, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभा और दिल्ली और पांडुचेरी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि मैम ने ये राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभा, दिल्ली की पांडुचेरी क्यों लिखी है? तो ये इसलिए लिखी है क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, ये कब से हो रहा है? ये 17वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 17वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद में जो है वो दिल्ली और पांडुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। एक और आता है कि हमारा जो नोट डाल के लिख लेना कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो आते हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गए कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होते हैं। लेकिन आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कि राष्ट्रपति के जो इलेक्शन जो होता है, निर्वाचन जो होता है, उसमें निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन इसमें मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो आपको मतलब ऑप्शन में दे सकते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य नहीं आते हैं, यानी कि उनके निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचित सदस्य आते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन, अनुच्छेद 55 में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या विधि होती है जिससे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, तो इधर देखिए, यानी कि समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली ये जो सबसे पहले ये विधि होती है, ठीक है, प्रणाली होती है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में काम ली जाती है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब हम देखते हैं, संघ केंद्र के 776 सांसद होते हैं, राज्य के 4120 विधायक होते हैं। कैसे? जैसे लोकसभा में जो है वो 233 ले लिए, लोकसभा के हमने 233 ले लिए, राज्यसभा के हमने 533 ले लिए, इन दोनों को ऐड किया तो 776 हो गए। ठीक है, और उसके बाद में राज्य के 4120 आते हैं विधायक। तो ऐसे तो अगर हम देखें तो इनका समान अनुपात नहीं हो रहा है, यानी कि इक्वल नहीं हो रहे हैं, ये समान अनुपात नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करें? तो फिर हम ऐसे करेंगे जैसे कि एक विधायक का मत मूल्य बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, ये रखेंगे। ठीक है, अब देखें कि उस राज्य की कुल जनसंख्या, अगर देखें कि किसी राज्य की कुल जनसंख्या जो आती है वो इतनी आती है, ठीक है, इतनी आती है, और वहां पे जो विधायक आते हैं वो इतने आते हैं। अब एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे, लेकिन ये संख्या जो आती है वो बहुत ज्यादा शो कर रही है, यानी कि बहुत ज्यादा आ रही है। इस संख्या को देख के ऐसे आंकड़ों में कुछ अजीब सा लग रहा है, इसलिए इसके लिए भी कोई सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि गुणा में 1/1000 लगा दीजिए। ठीक है, गुणा में 1/1000 लगा दीजिए। अब आता है एक सांसद का मत मूल्य कुल विधायकों का मत मूल्य, यानी कि टोटल विधायकों का मत मूल्य, और निर्वाचित सांसदों की संख्या, इसके द्वारा हम लगा सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं कुल वोटों की संख्या। अब इसमें जो है ये 1/1000 लगाए हैं, ये यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगाएंगे और यहाँ पे इस फॉर्मूले में लगाएंगे। अब एक समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में कोटा डिसाइड किया गया है, कोटा। ठीक है, कोटा ये डिसाइड किया गया कि कुल वैध मत बटा में 2+1, यानी कि 50% प्लस होने चाहिए, यानी कि 50% से अबाव होने चाहिए वोट। राष्ट्रपति को जितने वोट मिलते हैं वो 50% से अधिक होने चाहिए। ठीक है, अब अधिक कैसे? एक आपने देखा होगा कि एक विधि और आती है जिसको बोलते हैं एकल हस्तांतरणीय प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, या एकल समकरणीय मत प्रणाली। ठीक है, कौन सी विधि आती है? एकल समकरणीय मत प्रणाली। एकल समकरणीय मत प्रणाली में क्या आता है तो आपको बताएंगे कि एकल समकरणीय मत प्रणाली में क्या आता है। अब हम देखते हैं कि एकल समकरणीय मत प्रणाली। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि एकल समकरणीय मत प्रणाली क्या होती है। एकल समकरणीय मत प्रणाली का मतलब होता है कि
एक विधायक के द्वारा, इसको संक्रमणीय भी बोल सकते हैं या हस्तांतरणीय भी बोल सकते हैं, हस्तांतरणीय भी बोल सकते हैं और संक्रमणीय भी बोल सकते हैं। एक विधायक के द्वारा उस राज्य से संबंधित जितने भी वोट होते हैं वो हस्तांतरित किए जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एकल संकरणीय मत प्रणाली, एकल संकरणीय मत प्रणाली। सॉरी, ये कैसे होता है, जैसे कि एग्जाम्पल, ओनली एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे ABCD, यानी कि मुझे पसंद आए कि पहले एक को जो है वो हम वोट देते हैं, यानी कि पहले नंबर पे मेरी चॉइस ये है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये एंड फोर्थ पे ये, ठीक है। तो फिर जब वोटिंग होती है तो उसमें उस समय जो है वो इनको ले लिया जाता है, ठीक है, पहले इनको ले लिया जाता है। अगर इनके पास 50% से अधिक वोट हो जाते हैं तो ठीक है, दोबारा वोटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर जो ए जो है वो 50% से अधिक वोट नहीं ला पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं ला पाते हैं, इनसे ज्यादा वोट नहीं ला पाते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, निर्वाचन आयोग को करना पड़ेगा, तो दोबारा वोटिंग होगी, ठीक है। दोबारा वोटिंग होगी तो फिर क्या देखेंगे, दोबारा वोटिंग होगी तो हमारी लास्ट चॉइस क्या थी, ये डी थी, तो डी को क्या बोलेंगे कि भाई तू हट जा और तेरे वोट जो है तू ए को दे दे, यानी कि तू हट जा और तेरे वोट जो है वो ए को दे दे। तो इससे क्या होगा कि इससे इसको वोट मिल जाएंगे और ये जो है वो हट जाएंगे। अगर इनका 50% हो जाते हैं तो फिर ठीक है, अगर इनका 50% हो जाते हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो फिर वापस से काउंटिंग की जाती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि 50% से अबव वोट ना हो जाए, ठीक है। ये तो पूरी प्रक्रिया जो होती है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली कहा जाता है। एक और राष्ट्रपति से संबंधित, उनके चुनाव से संबंधित एक प्रक्रिया और आती है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको अप्रत्यक्ष मत प्रणाली बोलते हैं। अप्रत्यक्ष का नाम सुनते हैं आपके मन में आया होगा कि अप्रत्यक्ष क्या होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि एक तो होता है प्रत्यक्ष, ठीक है, और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जो सांसद जो होते हैं, सांसद और विधायकों का चयन जब हम करते हैं जनता के द्वारा, ठीक है, जनता के द्वारा किया जाता है, वो तो होता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, ठीक है। अप्रत्यक्ष का मतलब आप सोचोगे कि हम सीधे थोड़ी ना राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, नहीं करते ना, तो इसलिए नहीं करते कि हमारे द्वारा सांसद और विधायकों का चुनाव किया जाता है और ये सांसद और विधायक जो होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, इसलिए ये अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, इसको बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष विधि। और एक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा भी राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में इसको लिया जाता है, गुप्त मतदान प्रणाली, ठीक है। ये आपको राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में पता चल गया कि क्या तो समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, क्या प्रत्यक्ष और क्या अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली होती है, और दूसरा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल संकरणीय एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली क्या होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमें राष्ट्रपति को स्थापित कर दिया, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया, उनकी शक्तियों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, चुनाव निर्वाचन सभी प्रक्रिया के बारे में बता दिया। अब आते हैं अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में जो है वो राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में या उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो आप सभी को पता होता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है, 5 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैम शपथ ग्रहण करने से पहले स्टार्ट हो जाता है या शपथ ग्रहण करने के बाद स्टार्ट होता है। तो जिस दिन राष्ट्रपति जी शपथ लेते हैं, जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेते हैं उससे एक दिन से जो राष्ट्रपति का कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है और ये कार्यकाल 5 वर्ष तक चलता है।